नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एप्रिक्स ई क्लासेस पर। और आज तारीख है 4 अक्टूबर और आज के ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूं। आपका ये जो करंट अफेयर्स है ये आपको मिलेगा मंगलवार से लेकर रविवार तक, यानी कि आज रविवार है तो ये करंट अफेयर्स आपके सामने है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है कि अगर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो वो मैं वीकली बेसिस पे आपको कवर करा रहा हूँ। जनवरी फरवरी हो चुका है, मार्च अप्रैल हो चुका है, मई जून भी हो चुका है और आज हम लोग करेंगे जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर। तो आज रात को सेम चैनल पर आना मत भूलिएगा 9 बजे। मैं 9 बजे आप सभी का इंतजार करूंगा। अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, बड़ा मजा आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाले जो भी एग्जाम है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, जो भी आपके एग्जाम है वो सारे के सारे जुलाई अगस्त का करंट अफेयर जरूर पूछेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस मत करिएगा। और बाकी की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में कल्पना चावला जी के नाम पर, जी हाँ, पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, उनके नाम पर अभी हाल ही में एक कंपनी ने एक पार्सल यान छोड़ा है। उसका नाम क्या है, किस कंपनी ने छोड़ा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाथरस में एक जघन्य हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम वहाँ पर हो रहे हैं। इसी बीच एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि ने अभी हाल ही में वार्षिक भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट जारी कर दी है। और ये जो रिपोर्ट है ये 1953 से प्रकाशित हो रही है। इस रिपोर्ट का जो सीधा सीधा मकसद ये है कि ये बताना कि जो अपराध हैं वो देश में कम हो रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो ये रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जो अपराध हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़े हैं। किस तरह से बढ़े हैं, कौन सा राज्य इनमें अव्वल दर्जे पर है, यानी कि कौन से राज्य में ये सारी चीजें ज्यादा तरीके से हो रही हैं, तो आइए थोड़ा न्यूज पर नजर डालते हैं। तो 2018 की तुलना में 2019 में अनुसूचित जातियों में 7% से अधिक और अनुसूचित जनजातियों में 26% से अधिक अपराध उनके जो हुए उनके खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। और ये एक पूरा का पूरा जो स्लोप है वो बड़ी तेजी से दिखा रहा है कि कितनी तेजी से ये बढ़ा है। क्राइम अगेंस्ट एससी जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है, तो इसमें इंक्रीमेंट है। और क्राइम अगेंस्ट एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब है, ये भी आपको दिखाया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो अपराधों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। एससी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराधों के मामलों की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा अपराध के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं एससी के खिलाफ। इसके बाद राजस्थान और बिहार का स्थान आता है। जबकि एसटी के खिलाफ सबसे अधिक मामलों की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर आता है और इसके बाद राजस्थान और उड़ीसा का स्थान है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है कि भाई इन राज्यों में ये जो अपराध है ये काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर जो एससी या एसटी हैं वो आज भी काफ़ी पिछड़े इलाकों में पड़े हुए हैं और जिस वजह से उनके खिलाफ जो अपराधों की संख्या है वो ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है। बड़ी बात तो ये रही कि इनके खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं वो कम से कम रजिस्टर्ड तो हो रहे हैं। और एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसका रिकॉर्ड रखता है और किस तरीके से उन पुलिस थानों में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके लिए भी ये काम करता है। इसका एक आउटलुक देखते हैं पूरी न्यूज का क्या है। आउटलुक ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससी, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर। जबकि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो क्राइम अगेंस्ट एसटी है वो मध्य प्रदेश पहले नंबर है। मध्य प्रदेश इसलिए पहले नंबर पर है बिकॉज वहां पर आपको शेड्यूल ट्राइब भी नंबर ऑफ जो देखने को काफी ज्यादा मिलेंगी। मध्य प्रदेश का इलाका भी कैसा है कि बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड, कुछ इलाका ऐसा है जो जहां पर काफी ज्यादा आपको ये इस तरह की जो जनजातियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। राजस्थान, उड़ीसा, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेप यानी कि रेप एससी वुमेन्स के खिलाफ जो रेप के मामले हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा नजर आए हैं। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ रेप ट्राइबल वुमेन के खिलाफ जो नजर आए हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में नजर आए हैं। यानी कि ट्राइबल वुमेन या शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं वो एनसीआरबी के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तुलना में 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% की वृद्धि देखी गई है। राजस्थान में 2019 में एससी से संबंधित महिलाओं के बलात्कार की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है।
जबकि एसटी महिलाओं के बलात्कार के मामले में सबसे अधिक मामले आपके मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं और इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। तो जो स्लाइड मैंने अभी आपको दिखाई है उसी का सार है। तो एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। एनसीआरबी की बात करें तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसे कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 11 मार्च 1986 की इसकी स्थापना हुई थी। 1986 में इसको स्थापित किया गया था। स्थापित इसलिए किया गया था कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और उनको सूचना मुहैया कराना है। उनको ये बताना है कि कहां पर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में आगे आना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये ब्यूरो उनका मदद करता है। और इस वर्तमान समय में श्री आर वर्मा जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगली जानकारी पे चलते हैं। अगली जानकारी जो है एक बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर है कि डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग। अच्छी खबर यह है कि अब हमारे यहाँ वृद्ध जनों के लिए भी कुछ स्पेशल प्रावधान किए जाएंगे, कुछ नई परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस हमने मनाया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमने और भी एक दिवस मनाया था जिसे हम इंटरनेशनल कॉफी डे कहते हैं। पर स्वास्थ्य मंत्री यानी कि जो हमारे आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान समय में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष भी हैं 1 साल के लिए, उन्होंने स्वस्थ वृद्धावस्था दिवस दशक बनाया है 2020 और 30, यानी कि 2020 से लेकर 30 तक हम देश में ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे, ऐसे माहौल को डेवलप करेंगे ताकि जो भी बुढ़ापे पर हैं या वृद्धजन हैं और उनकी जो कार्यशील क्षमता है वो लगातार बनी रहे। और ऐसा हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज अभी हम जो देश के सबसे युवा देश हैं, आगे आने वाले समय पर हम देश के सबसे मतलब विश्व के सबसे जो हो जाएंगे वृद्ध देश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो वृद्धों की वृद्धावस्था में जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ साथ बाकी लोग भी जो बूढ़े होंगे तो हमारे यहाँ जो वृद्ध जन होंगे उनकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो वृद्ध जन है उनका ये पर्टिकुलर एक उपाय ढूंढना होगा कि वो मुख्य धारा में कैसे आए और कैसे वो बुढ़ापे में भी अच्छे तरीके से काम कर सकें और खुद के लिए चीजों को अच्छा कर सकें। देखा जाए तो फरवरी 2020 में 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा सम्मेलन जब हुआ था जिसमें भारत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, तो एक स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के लिए बात की गई थी कि भाई चलिए एक हेल्दी ओल्ड एजिंग डेकेड मना लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम इस पूरे 10 साल तक ये कोशिश करेंगे कि जो भारत के वृद्ध जन है या पूरी दुनिया के वृद्ध जन है उनके लिए हम पूरा इकोसिस्टम दे सकें। तो वृद्धावस्था यानी कि कार्यात्मक क्षमता को बनाए रखने की ताकि बुढ़ापे में सेहत सही रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु के 10.38 करोड़ लोग हैं और ये कुल जनसंख्या का 8.57% है। जबकि विश्व में अर्थव्यवस्था पूरे वृद्धावस्था की बात की जाए तो इनकी आबादी 2019 में 1 बिलियन से बढ़कर 2030 तक 1.4 बिलियन तक होने की उम्मीद है और अगर हम 2050 तक बात करें तो ये लगभग डबल हो चुका होगा, 2.8 बिलियन तक होने की उम्मीद है, क्योंकि तेजी से हम बूढ़े होते चले जाएंगे और हम कई सारे लोग परिवार नियोजन जैसी जो योजनाएं हैं कई सारे देश वो सारी चीजें चला रहे हैं जिसकी वजह से आगे आने वाली आबादी पर रोक लगेगी और हम जो लोग हैं वो बूढ़े होते चले जाएंगे। तो वृद्धावस्था दशक मनाया जाएगा 2020 से लेकर 2030 तक। अगली जानकारी पे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं अभी हाल ही में उन्होंने शनिवार को एक नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर शुरू कर दिया है और ये एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो कि आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है और ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2019 में किया गया था। आप देख रहे होंगे कि भारत जो है वो लगातार कई सारे अभ्यास करता चला जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसे संप्रीति कहा जाता है। संप्रीति जो है ये 2010 से चलाया जा रहा है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सैन्य माने कि जो थल सेनाएं होती है उनके बीच में किया जाने वाला अभ्यास है, जबकि नौसेना के बीच में बोंगो सागर शुरू किया गया है और इसके तुरंत बाद 4 और 5 अक्टूबर से आपका यानी कि आज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद कल से ये शायद कॉर्पोरेट शुरू कर देंगे। तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में अंतर संयुक्त संचालन कौशल विकसित करना है, क्योंकि 2 आतंकवादी संगठन है, एक है हिजबुल मुजाहिदीन जमात उल मुजाहिदीन और हरकत उल बिहाद नाम के 2 आतंकवादी संगठन हैं जो भारत और बांग्लादेश में दोनों जगह सक्रिय हैं और इनसे निपटने के लिए भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं को वाकई में मिलकर काम करना होगा। अदरवाइज उनके बीच में नेटवर्किंग नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो ये उसका फायदा उठा ले जाएंगे। तो भारत की तरफ से भाग ले रहा है INS किल्तान, INS खुर्की, जबकि बांग्लादेश की तरफ से भाग ले रहा है अबू बकर और BNS प्रेटॉय भाग लेंगे। यह संस्करण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जो कि बांग्लादेश का जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, बांग्लादेश आज जहां कहीं भी है वो उन्हीं की बदौलत है और प्रधानमंत्री शेख हसीना मुजिबुर रहमान की ही बेटी है।
तो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश में संस्थापक नेता, महान अगुवा और प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। 17 मार्च 1920 को इनका जन्म हुआ था उपजीपाला उपजिला बांग्लादेश में, और इनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 में ढाका बांग्लादेश में। फिर उसके बाद जो है वो शेख हसीना जो है अब वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और इस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में ये अभी देखा जा रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर में अभी जो हाल ही में अभ्यास हुए, कुछ लोग कह रहे थे सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपने गलत बता दिया था पासएक्स। देखिए पासएक्स जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में भी होता है, बट ऐसी एक्सरसाइज जिसको में दोनों देशों की जो जहाज हैं वो एक दूसरे को पास कर दिया, यानी कि दोनों, इसे पासिंग एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। दोनों देशों के जो शिप हैं वो एक दूसरे के बंदरगाह पर जाते हैं, वहां पर मतलब देखते हैं कि कहां पे बोर्डिंग हो रही है, कहां से सामान को लोड करना है, कहां पर हम उतर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के जो बंदरगाह हैं उससे पूरी तरीके से परिचित होने वाली जो एक्सरसाइज होती है उसे पासएक्स कहा जाता है। तो अभी हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में इसे किया था। इसके अलावा इंडिया और जापान की नेवी ने भी अभी हाल में अरब सागर पे, नॉर्दर्न अरब सागर में एक सितंबर के लास्ट में ही इंडिया और जापान ने इसको किया था। इसको जिमेक्स के नाम से जाना गया था, जिमेक्स के नाम से। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिन पहले याद हो तो अभी हाल ही में जो है दुनिया का सबसे बड़ा वॉर हेड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम है निमित्ज, लिखा होगा कहीं पर, हाँ निमित्ज जो है वो अभी हाल ही में आया था भारत, और इसका सीधा सा मकसद ये था कि जो यूएस और भारतीय सेना है वो भी एक दूसरे से परिचित हो पाए। तो निमित्ज का भारत आना एक बहुत बड़ी घटना थी, बिकॉज 2007 में भी पहले ये आया था चेन्नई में, उस समय बड़ा बवाल हो गया था, बिकॉज ये परमाणु कैरियर है, यानी कि एटॉमिक बम को कैरी करता है। तो एटॉमिक रेडिएशन की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जयललिता हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, उन्होंने काफी सारा इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह किया था। तो निमित्ज के जो जरिए जो होना था, यानी कि हमारा जो अभ्यास होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी इस बार ये आया है क्योंकि जो चीन है वो लगातार अपनी हिंद महासागर में अपनी स्थिति को क्या है बढ़ाता चला जा रहा है, इस वजह से ये। तो अभी हमने क्या देखा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ पासएक्स, इंडिया और जापान के बीच में हुआ जिमेक्स, और इंडिया और यूएस के बीच में अभी नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया था निमित्ज ने। ठीक है, ये देखिए 24 जुलाई 2020 को जो है वो भारत आया था। इसके अलावा कुछ यहां पर मैंने लिस्ट बनाकर दे दी है कि जो प्रमुख देश हैं जिनके साथ भारत कोई सैन्य अभ्यास करता है तो उसका नाम क्या है। संप्रीति जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री जो होता है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में, नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में, गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, धर्म गार्जन इंडिया और जापान के बीच में, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में, और हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना। वंस मोर इज इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो ये है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि अभी लॉकडाउन के दौरान कई सारे प्रवासी मजदूर जो हैं वो अपने अपने राज्यों में लौट कर आए, ऐसे में उनके रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन नाम से एक अभियान शुरू कर दिया, जिसका लक्ष्य यह है कि अगले 5 सालों के दौरान देश में जितने भी गांव हैं या जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पाइप द्वारा जल आपूर्ति की जाए, साथ साथ एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया जाए। जो सैनिटाइजेशन की समस्या है, सीवर की समस्या है, यानी जल भराव की जो समस्या है उसको थोड़ा सा दूर किया जाए। तो अभी हाल ही में इसका एक मिशन मोड चालू किया गया। मिशन मोड चालू किया गया महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती के दिन। तो 100 दिन का यह अभियान जो है शुरू किया गया है। इसमें सबसे पहले स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को पाइप जलापूर्ति प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। अब देखिए जल जीवन मिशन के बारे में आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। लक्ष्य क्या है, 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना है। भारत में 81.67 घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत चारों स्तरों पर कार्यान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर इसको कार्यान्वित करने के लिए ही जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिला करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। और जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान समय में जो आपके मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने को आपको मिलेगी, पानी समिति यानी कि वाटर कमिटी। वाटर कमिटी क्या है? पानी समिति ग्राम पंचायत की एक वैधानिक समिति होगी। यह समिति जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित निर्णयों के संबंध में सामुदायिक भागीदारी
और स्वामित्व और योगदान का ध्यान केंद्रित करेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में इस तरह का कुछ हो तो वहां पर वाटर कमेटी बनाई जाएगी, जो ग्राम पंचायत की ही एक वैधानिक समिति होगी, यानी उसको पूरी तरीके से अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी झगड़े हो जाते हैं ना कि यहां से नाली नहीं बनाओगे, यहां से कुछ नहीं करोगे, तो ये झगड़ों का निपटारा ग्राम स्तर पर ही करना है। इसके अलावा भारत में भी कई सारे इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं जलापूर्ति के। तो भारत में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972 में लाया गया था और इसके बाद त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कर दिया गया और अभी हाल ही में इसको भी जल जीवन मिशन में इंटरलिंक कर दिया गया है। तो ये रहा जल जीवन मिशन। अगली जानकारी पे चलें तो भाई रिलायंस की क्या बात करें। रिलायंस के पास तो पैसा जो है वो चारों तरफ से बरस रहा है, लगातार उनके पास इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टिंग फर्म जो सिंगापुर की GIC है, उसने 5,512.5 करोड़ रुपए और TPG जिसने 1837 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इस तरीके से पिछले 4 दिनों में ही कंपनी ने 5 बड़े निवेश हासिल किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, ध्यान रखिएगा ये जियो में इन्वेस्ट नहीं किया गया, ये रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया गया। तो GIC ने 1.22% इक्विटी ली है और इसके लिए उसने 5,512.5 करोड़ रुपए पेमेंट किया है, जबकि शनिवार को TGP ने 0.41% के लिए 1837 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। तो इस सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी 4.285 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा आंका गया है। अभी हाल ही में मुबाडाला जो कि एक अबू धाबी स्थित इन्वेस्टमेंट है, उसने भी 1.4% की इक्विटी खरीदी है। इसके अलावा देखा जाए तो इधर ये मुबाडाला जो थी वो चौथा है और ये आपका 5वां है और ये आपका छठा निवेशक है जो रिलायंस ने अभी हासिल किया है। इससे पहले वैश्विक निजी इक्विटी फर्म अटलांटिक और सिल्वर लेक ने भी इस पर 0.84% की हिस्सेदारी और 2.13% हिस्सेदारी खरीदी थी। तो फिलहाल हमें हिस्सेदारी नहीं याद रखनी, हमें सिर्फ इतना याद रखना होता है कि अभी हाल ही में किसने इन्वेस्ट कर दिया है इसमें। तो अभी हाल ही में GIC और TPG ने इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से 32,197 करोड़ रुपए का इन्होंने हासिल किया है, रुपए हासिल किए हैं और 7.28% हिस्सेदारी जो बेच दी है। पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने ही अभी हाल ही में जियो ने अपनी हिस्सेदारियां बेची थी, जिसमें से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस टाइम फेसबुक के पास है, 5.70% हिस्सेदारी बेची है, $5.70 बिलियन में, सॉरी। और इसके अलावा बात करें तो कॉलकॉम ने भी 0.15% हिस्सेदारी जियो में खरीदी। ये सबसे नया निवेशक है जिसने जियो के ऊपर निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी स्थापना अंबानी जी के पिता यानी कि धीरूभाई अंबानी जी ने की थी महाराष्ट्र में 8 मई 1973 को। और वर्तमान समय में मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस के कर्ता धर्ता हैं और दुनिया के ये 7वें नंबर के रिच आदमी हैं, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि मुकेश एशिया के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी में है कि यूनियन मिनिस्टर यानी कि आपके केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा, उर्वरक मंत्री कौन है? DV सदानंद गौड़ा। इन्होंने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर सुविधा और घर घर सामान पहुंचाने के लिए, घर पर उर्वरक पहुंचाने के लिए ऋतु भरोसा केंद्रलू नाम की एक योजना शुरू की है, जिसे RBK कहा जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, कोविड-19 महामारी की वजह से कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास उर्वरक की कमी हो गई। तो इस मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब तुरंत ही बिना आप कॉन्टेक्ट लेस, मतलब कि आपको कांटेक्ट ना करना पड़े, कार्ड वगैरह से पेमेंट हो जाए, इसके लिए POS का 3.1 संस्करण दे दिया गया है। इसके जरिए OTP पर आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प पेश किया गया है और किसान अब जो है वो फिंगरप्रिंट के जरिए उर्वरक खरीद सकेंगे। और इस SMS सेवा का समय समय पर उन खुदरा बिक्री केंद्रों को उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में किसानों को जानकारी भी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कभी जाते हैं और वहाँ अमोनिया नहीं मिलता या यूरिया उन्हें नहीं मिलता तो वो वापस आ जाते हैं, तो अब उन्हें जानकारी मिल जाएगी कि हाँ वहाँ पर यूरिया है कि नहीं। तो इस तरीके की योजना को क्या नाम दिया गया है? ऋतु भरोसा केंद्रलू योजना दी गई है। ये कहाँ पर शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई और 10,641 ऋतु भरोसा केंद्रलू शुरू किए गए हैं। इससे क्या होगा? उर्वरकों की होम डिलीवरी वहां पर शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश से एक और जानकारी है कि अभी हाल ही में वहां पर बापू यानी कि जो महात्मा गांधी जी है उनका संग्रहालय जो है वही हाल ही में रिनोवेट किया गया है। तो 1 अक्टूबर को विजयवाड़ा में बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें 8 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित किया गया। उसमें 7 गैलरी हैं और इसके अलावा पिंगली वेंकैया कौन थे? जो आप अपना ध्वज देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, उसको जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने ही किया था। तो उनकी भी मूर्ति यहां पर लगाई गई है।
आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, और जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान समय में आपके कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। अगली जानकारी है गोवा। गोवा ने भी अपने तरह की एक स्कीम शुरू की है कि जो जन सेवाएं होती हैं, जो सरकारी सेवाएं होती हैं, वो लोगों को उनके दरवाजे पर दी जाए। ऐसी स्कीम अगर आपको याद होगी तो जनसेवक नाम की स्कीम शुरू की थी कर्नाटक सरकार ने, और ऐसी एक स्कीम एपी यानी आंध्र प्रदेश ने भी शुरू की थी। उसका नाम दिया गया था वृद्धावस्था पेंशन कनका योजना। बस इसमें यह था कि इसमें पेंशन से जुड़ी हुई सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, सारी जो काम है, वो उनके डोर स्टेप पे करने, यानी कि घर, अब उनको सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो वहां जाकर अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक योजना किसने शुरू की है? आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू गोवा पहल नाम से एक योजना शुरू की है गोवा सरकार ने। इसके जरिए क्या होगा कि जो भी प्रत्येक गांव क्षेत्र के अंदर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके आत्मनिर्भर बनाने की यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल के तहत सभी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। गोवा की बात करें तो गोवा में वर्तमान समय में जो आपके गवर्नर हैं, वो अभी उनको भगत सिंह कोश्यारी जो थे आपके, जैसे कि भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है, लेकिन उनको अभी हाल ही में एक्स्ट्रा कार्यभार जो सौंपा गया है वो कहां का सौंपा गया है? उनको गोवा का भी सौंपा गया है। और वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री जो है वो प्रमोद सावंत जी हैं। अगली जानकारी पे चलते हैं, ओडिशा लेके चलते हैं। ओडिशा ने अभी हाल ही में जौ कंगई नामक एक पोस्टर बनाता हुआ पोस्ट कार्ड जारी किया, मतलब इसमें जौ कंगई की फोटो होगी। जौ कंगई क्या होता है? जौ कंगई अगर आप समझें तो ये एक तरह की वहां पर लोकल लेवल पे बनाई जाने वाला एक खिलौना है, और जो नव विवाहितों को दिया जाता है। इसी तरीके से 1 अक्टूबर को पहला विश्व पोस्ट कार्ड दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उड़ीसा सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ने जौ कंगई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया, और इसी प्रकार का महाराष्ट्र सर्कल ने भी एक पोस्ट कार्ड जारी किया है सावंतवाड़ी खिलौने के नाम से। तो जौ कंगई का संबंध कहां से है? ये उड़ीसा से है, और सावंतवाड़ी खिलौने का संबंध कहां से है? ये महाराष्ट्र से। इस बार 1 अक्टूबर को हमने क्या मनाया? विश्व का पहला पोस्ट कार्ड दिवस मनाया, बिकॉज 1 अक्टूबर 1869 को ही पहला पोस्ट कार्ड डॉक्टर इमैनुअल हेरमैन ने शुरू किया था, और भारत में भी इसका प्रचलन शुरू हुआ था। तो इसका उद्देश्य भारत में पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देना है। जौ कांगे या जौ कौंडी उड़ीसा के बालासोर में बना एक पारंपरिक टेराकोटा गुड़िया है, और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। तो ये आमतौर पर जो नव विवाहित जोड़े होते हैं उनको उपहार के तौर पर दिया जाता है। और सावंतवाड़ी खिलौने जो है महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में चित्तारी समुदाय द्वारा तैयार किए गए हस्त निर्मित लकड़ी के खिलौने, जिनको अभी हाल ही में कहां पे प्रदान किया गया, ये इसके नाम पर इन्होंने क्या कहते हैं, मतलब इसकी जो फोटो है पोस्ट कार्ड के ऊपर छपी रहेगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि इसका एक तरह से प्रमोशन होगा और लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे। तो पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की थी। उस टाइम मन की बात चल रहा था, हम लोग बहुत डिसलाइक मार रहे थे कि भाई खिलौने बनाने की बात कर रहे हो, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन फिलहाल योजना तो योजना है, उसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा, भाई हमें एग्जाम देना है। तो हाल फिलहाल जौ कांगे उड़ीसा के बालासोर से संबंधित है, और सावंतवाड़ी खिलौने चित्तारी से। टेराकोटा की मूर्ति की बात की जाए तो ये गोरखपुर में भी आपको मिलती है, जो गोरखपुर की टेराकोटी मूर्तियों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अब बारी चूंकि उड़ीसा की बात छिड़ी है तो उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा की जो स्टेट कैबिनेट है उसने वंदे उत्कल जननी नाम से अपना एक राजकीय गान अपनाया है, और इसको लिखा है लक्ष्मीकांत महापात्रा की कविता से इसको लिया गया है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया था। मिंती मिश्रा का जो संबंध है वो उड़ीसा से है, और वेटरनर यानी कि अनुभवी उड़ीसी डांसर थी जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया। 8 बार के नेशनल अवार्ड विजेता मनमोहन पात्रा जी का भी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी कि बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन एक्सरसाइज जो है ये अभी हाल ही में भुवनेश्वर में देखा गया। इंडिया ने अभी हाल ही में फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2020 को आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके कुछ मैच आप उड़ीसा में भी देखेंगे। इसका जो थीम रहेगा वो किक ऑफ द टीम रहेगा। उड़ीसा जो पहला स्टेट बना जिसने एसएचजी हेल्प यानी कि स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नया मंत्रालय ही बना दिया, उसका नाम रखा गया मिशन शक्ति। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान नवीन पटनायक जी ने मो जीवन प्रोग्राम शुरू किया था ताकि लोग घर में सुरक्षित रहें। और उड़ीसा सीएम ने अभी हाल ही में अपने पिताजी के ऊपर एक बुक लिखी गई, बीजू पटनायक के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविड डेमोक्रेट, जिसको इनॉग्रेट किया था। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया था, मो प्रतिभा नाम का एक चैलेंज शुरू किया, जिससे जो घर में बच्चे रह रहे हैं वो थोड़ा सा इससे बाहर आ जाए और मतलब कि वो डिप्रेस ना हो जाए। नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया, बिकॉज इन्होंने आदमी तो छोड़ो जानवरों को खाना खिलाया था।
चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में नवीन पटनायक हैं, बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं, बीजेडी से। गवर्नर गणेशी लाल हैं, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है, और स्टेट ट्री जो है वो आपका पीपल है। स्टेट फ्लावर अशोक, इंडियन बर्ड, इंडियन रोलर जो है स्टेट बर्ड है। आप अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो सांबर डियर। लोकसभा में 21 सीटें हैं, माफी चाहूंगा 20 नहीं 21 सीटें हैं, और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और डांस की बात करें तो ओडिसी, संबलपुरी, छाऊ, डलखई, कर्मा, घुमरा और माहिरी ये उड़ीसा के प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में देखने को मिलेगा, तिकारपाड़ा ये भी उड़ीसा में, चिल्का नेशनल पार्क ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और सोना बेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। अब माफी चाहूंगा आज हिंदी वाली स्लाइड नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम से हिंदी वाली स्लाइड आ जाएगी। अगली जानकारी पे चले तो तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश दोनों, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश दोनों जो हैं ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में शामिल हो गए। इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश मिलाकर 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, मतलब मिलाकर दोनों 22 राज्य हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मिला करके इसमें शामिल हो चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? इसके जरिए आप एक राशन कार्ड के जरिए किसी भी, जिन राज्यों में ये योजना लागू है, किसी भी दुकान से जाकर राशन ले सकते हैं। पहले ये होता था जिस जगह का आपका राशन कार्ड बना होता था केवल आप वहीं पर राशन कार्ड ले सकते थे। अब इसमें बायोमेट्रिक डेटा पूरा आपका फीड होगा, जिसकी वजह से आप कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। तो तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने योजना के उद्घाटन के रूप में चेन्नई में 3 कार्ड धारकों को राशन लेख वितरित किए थे। 1 अक्टूबर 2020 से चेन्नई सहित राज्य के 32 जिलों में वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू हो गई है, और बाकी के 16 जिलों में बाद में भी चालू हो जाएगी, 6 जिलों में बाद में भी लागू हो जाएगी। केंद्र के मुताबिक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान सहित 22 राज्यों में यह संचालित है। वहीं समूचे राष्ट्र मार्च 2021 तक इस योजना के जुड़ जाने की उम्मीद है। यानी कि गवर्नमेंट का प्लान है कि कम से कम मार्च 2021 तक पूरे भारत में यह योजना फैल जाए। योजना से जुड़ चुके राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरानगर हवेली, दमन और दीव इसमें शामिल हैं, और अन्य राज्यों को भी इस योजना में जोड़ने की बात की जा रही है। अगली जानकारी है श्रम सचिव। जी हाँ, श्री अपूर्व चंद्रा जी को अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया, यानी जिसे श्रम सचिव कहा जाता है वो बनाया गया। तो महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्र ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। इस पोस्टिंग से पहले उन्होंने रक्षा मंत्रालय में विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भी काम किया है। उन्होंने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के पहली स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी काम किया। इतना याद रखना है कि वर्तमान समय में आपका अपूर्व चंद्रा जी जो है वो श्रम मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। श्रम मंत्रालय वर्तमान किसके पास है? वर्तमान में ये संतोष गंगवार जी के पास है। अगली जानकारी, एक और अपॉइंटमेंट है सचिव को लेकर। एस अपर्णा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर पीडी वघेला की जगह लेंगी। पीडी वघेला का आपको नाम याद होगा, इनको अभी हाल ही में ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया। एस अपर्णा ने इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। 2017 में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने गुजरात सीएम के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है। तो एस अपर्णा को बनाया गया रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का सचिव, और वो किसकी जगह ले रही हैं? वो पीडी वघेला की जगह रहे हैं। पीडी वघेला कहां चले गए हैं? पीडी वघेला जी को अभी हाल ही में ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। अगली जानकारी है वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड नेचर डे अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को देखा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे जुड़ा हुआ एक और डे है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, और ये आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो फिलहाल इस दिन प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, और दिन पहली बार 3 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। विश्व प्रकृति संगठन ने विश्व प्रकृति दिवस की स्थापना की है। और विश्व प्रकृति संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो पर्यावरण में जलवायु में परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड नेचर डे हम कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब उस न्यूज पर आ जाते हैं जो आपके पेपर पे थी, मतलब आपके वॉलपेपर पे थी। तो नॉर्थरोप ग्रूमैन ये एक कंपनी है जिसने कहा था कि मैं अपना सिग्नेस 14 जो रॉकेट है उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखूंगा। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में गई,
और उसके बाद सुनीता विलियम्स को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं। तो नासा ने भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर स्पेसशिप को लॉन्च किया और इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया और ये अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया है। ये एक कार्गो अंतरिक्ष यान होगा, अपने साथ कई सारे ये एक्सपेरिमेंट एपरेटस लेकर गया है, उनके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई योजना बहुत बड़ी होती है, उसका पहला चरण ये है। एक्चुअल में क्या है, नासा चाहती है कि 2024 तक वो एक आर्टेमिस मिशन भेजे। आर्टेमिस मिशन में एक मेन और एक वुमेन, यानी एक महिला और एक पुरुष को चांद पर भेजने की तैयारी है। अब वो चांद पर जाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो इस व्यवस्था के लिए ये कार्गो जो है, ये जो कार्गो यान है, ये वहां पर सेटअप करने गया। क्या क्या सेटअप करने गया है, ये एक स्पेस टॉयलेट लेके गया। जो टॉयलेट है वो 174 करोड़ रुपए का बनाया गया है, बिकॉज पहले जो हम लोग वहां पर टॉयलेट, हम लोग तो कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, जो वैज्ञानिक वहां पर जो टॉयलेट यूज कर रहे थे, वो जो टॉयलेट था वो केवल पुरुषों के लिए ठीक था। लेकिन अब जब एक महिला और एक पुरुष को वहां भेजा जा रहा है तो देखा गया कि महिलाओं को उसमें दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए टॉयलेट वहां पर बदल दिया गया। इसके अलावा वहां पर स्पेस क्राफ्ट फायर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यानी जिसे सफायर 5 कहा जाएगा। इसमें क्या होगा भाई, हमारे पृथ्वी में आग जलती है तो हम देखते हैं कि वो ऊपर की ओर जाती है। अब नॉन ग्रेविटी, जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी, तो जब हम आग जलाएंगे तो वो किधर जाएगी, तो इसका थोड़ा सा व्यवहार का वहां पे अध्ययन करना किया जाएगा। और आग जला भी पाएंगे कि नहीं जला पाएंगे, तो कैसे वहां पे ये होगा, तो इसका स्टडी किया जाएगा। और इसके बाद ये वापस आएगा और पैसिफिक महासागर में लैंडिंग करेगा। इसमें ये यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते थे, इसको थोड़ा सा बदला जाएगा, यानी नए तरीके के टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और अगला एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, स्पेस में खाना उगाया जाएगा। और स्पेस में खाना उगाने के लिए वो सबसे पहले किसका प्रयोग करने वाले, मूली को उगाने की कोशिश करने वाले, क्योंकि देखा गया है जो वहां पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। भाई मंगल में बस्ती बसाओगे आप, तो वहां पर मंगल में जब बस्ती बसाओगे तो रहने के लिए खाना तो खुद ही उगाना पड़ेगा। तो ये खाना वैसे तो उगा रहे हैं, बट वो जो खाना उगता है वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह नहीं हुआ पाते। तो मूली उगाने की यहां पर कोशिश की जाएगी और इस प्लान का नाम रखा गया प्लान हैबिटेट 02। और इसमें अलग अलग रोशनी और मिट्टी की हालत में पौधे उगाने की टेस्टिंग करेंगे और देखा जाएगा। इसके अलावा कैंसर का इलाज के लिए भी माइक्रोग्रेविटी में कैंसर की दवाओं को टेस्ट किया जाएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोग्रेविटी यानी कि जब ग्रेविटी कम हो जाती है, गुरुत्व बल नहीं रहता, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, तो वो वहां पर टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर यूरिन में मौजूद यूरिया को अमोनिया में बदलकर पानी बनाने का भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, कि पानी की कमी ना पड़े, पानी को रिसाइकिल किया जा सके। तो 2024 तक आर्टेमिस मिशन के तहत एक महिला और एक पुरुष को भेजे जाने की पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा और कुछ और जरूरी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ये सोवियत कॉस्मोनेट थी और 16 जून 1963 को ये गई। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये है क्रिस्टीना कोच। ये अभी हाल ही में फरवरी में वापस आई थी। 328 दिन ये अंतरिक्ष में रही और ये एक रिकॉर्ड है कि कोई महिला इतने समय तक वहां पर रही। कल्पना चावला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कल्पना चावला जी का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था और 1 फरवरी 2003 को टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में जब ये वापस आ रहे थे कोलंबिया शटल से, तो वहां पर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट तक ये अंतरिक्ष में इन्होंने बिताए थे। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो अगली जानकारी है, अभी कल हमने पृथ्वी का परीक्षण किया था, उससे पहले ब्रह्मोस का कल ब्रह्मोस का परीक्षण किया था, उससे पहले पृथ्वी का परीक्षण किया था। तो लगातार चीनी सीमा पर जो गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर हम भारत लगातार अपने जो भी मिसाइल है उसको टेस्ट करता जा रहा है। तो अभी हाल ही में सौर्य नाम की एक मिसाइल का टेस्ट किया गया और इसकी एडवांस वर्जन में चेक किया गया, तो ये 800 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कवर कर सकती है और ये नए संस्करण में श्रेणी है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी इसे आप रॉकेट कह सकते हो। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इसको वर्टिकली छोड़ा जाता है, जब हवा से हवा में मार करने वाली होती है तो हॉरिजॉन्टल छोड़ा जाता है, उन्हें क्रूज मिसाइल कहा जाता है। तो फिलहाल हमने सौर्य का सफल परीक्षण किया। अब सौर्य का सफल परीक्षण कहां कर सकते हो आप? सौर्य का सफल परीक्षण, किसी भी मिसाइल का सफल परीक्षण जो होता है वो हमारे यहाँ उड़ीसा में ही होता है। उड़ीसा के बालासोर में ही इसको किया गया है। अब बारी है आज की वन लाइनर की। कुछ लोग कह रहे थे सर वन लाइनर में भी आप गायब हो जाया करो, तो मैं गायब हो जा रहा हूं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। एनसीआरबी अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार एससी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराधों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किस दशक से स्वस्थ वृद्धावस्था दशक यानी कि डिकेड ऑफ एजिंग को शुरू किया है? वो है हेल्दी एजिंग। इट्स 2020 to 2030। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ? बोंगो सागर। और अभी हाल ही में कारपेट भी शुरू हो जाएगा।
स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप जलापूर्ति के लिए 100 दिन का एक अभियान जो शुरू किया गया है वो किसने शुरू किया है? वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने शुरू किया है। रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी किस देश से बिलोंग करती है? ये यूएई से है। पहले जियो में भी इसने इन्वेस्टमेंट किया था। पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, एसएमएस सेवा और घर तक उर्वरक पहुंचाने जैसी सुविधा हेतु ऋतु भरोसा केंद्र शुभारंभ कहां किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। हाल ही में गोवा सरकार ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो उसका है आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू गोवा। और 1 अक्टूबर को पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसा सर्कल का मुख्य पोस्टमास्टर ने किस नाम से एक नया चित्र वाला पोस्टकार्ड जारी किया है? तो जौ कंगई, जो कि वहां की एक टेराकोटा मूर्ति है उड़ीसा की। 1 अक्टूबर से किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो वह है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश दोनों। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस अपर्णा को। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कल्पना चावला के नाम से स्पेसशिप लॉन्च की है? तो वह है नासा। और भारत ने परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण को सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वह है शौर्य। अब बारी है आज के क्विज की। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑलवेज ये मनाया जाता है आपको 28 जुलाई को, भूलिएगा नहीं। एनसीआरबी की अपराध शाखा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार एससी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वो है उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किस दशक से स्वस्थ वृद्धावस्था यानी कि हेल्दी ओल्ड एज एजिंग शुरू की है? तो 2020 से 2030 को इसको डिक्लेयर किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया? तो इसका नाम है बोंगो सागर। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को पाइप जलापूर्ति 100 दिन के अभियान की शुरुआत किसने की है? ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने की है। रिलायंस रिटेल में 1.4% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? मुबाडाला इन्वेस्टमेंट, ये किस देश की कंपनी है? ये यूएई की है। और पॉस 3.1 सॉफ्टवेयर, एसएमएस सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने जैसी सुविधा ऋतु भरोसा केंद्रालु शुभारंभ कहां किया गया? ये आपका आंध्र प्रदेश में किया। हाल ही में गोवा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू गोवा। 1 अक्टूबर को पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। और उड़ीसा सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने किस नाम का एक चित्र पोस्टकार्ड जारी किया है? उसका नाम है जौ कंडई। 1 अक्टूबर से किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो वह तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश दोनों को याद रखेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है एस अपर्णा। और भारत ने परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वह है शौर्य। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। कल करंट अफेयर्स नहीं आएगा बिकॉज कल मंडे है। अगला करंट अफेयर्स आपको मंगलवार को उपलब्ध होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन बहुत सिंपल, भारत में अब कुल कितने राज्य हैं? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, तो भारत में अब कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए। और आज शाम को आना मत भूलिएगा। रात को 9 बजे हम लोग करेंगे जुलाई और अगस्त का पूरा काम तमाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।